जय हिंद। भारतीय इतिहास का यह 11वां क्लास है। कौन सा 11वां क्लास है। और आज के इस क्लास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का जो बचा हुआ है हिंद यूनानी शासक कौन कौन सा, हिंद यूनानी शासक, शक शासक, पहला शासक एवं कुषाण शासकों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम देखेंगे बीपीएससी ने किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए इन सब के लिए एक ट्रिक भी आता है। क्या है? ट्रिक भी आता है। इन सबको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है ISPK। कौन सा? ISPK। आई फॉर हिंदी यूनानी इंडो पैसिफिक इंडो ग्रीक, पैसिफिक नहीं इंडो ग्रीक। S फॉर शक, P फॉर पहला और K फॉर कुषाण। तो ISPK से इसे आप शॉर्टली याद भी रख सकते हैं। कौन कौन सा? I से इंडो ग्रीक, S से शक, P से पहला, K से कुषाण। तो ये ISPK हम आज पढ़ेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम ISPK के बारे में शुरुआत करते हैं। ISPK का ट्रिक हमें आपको बता ही दिया है। कौन कौन सा है? ISPK। I से इंडो ग्रीक, S से शक, P से पहलव और K से कुषाण वंश जो कि कनिष्क में इसमें जो मेन राजा कनिष्क था। चलिए अभी एक एक करके इन सब के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में? तो सबसे पहले हम इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक के बारे में हिंदी में इन्हें हिंद यूनानी शासक कहा जाता है। क्या? हिंद यूनानी शासक। तो आइए हम इनके बारे में शुरुआत करते हैं। इंडो ग्रीक, इसे हिंदी में हम हिंद यूनानी शासक भी कहते हैं। कौन सा? हिंद यूनानी शासक भी कहा जाता है। इनके बारे में हम पहले भी जब सातवाहन वंश पढ़े थे तो आपको बताए थे थोड़ा सा। पिछला क्लास में जब हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ा था, कौन सा? शुंग वंश के बारे में, तो आपने देखा था कि वहाँ पे दो विदेशी आक्रमण हुए थे। कौन कौन सा? ठीक, डेमेट्रियस के द्वारा। कौन सा? डेमेट्रियस। इसे पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। डेमेट्रियस के द्वारा हुआ था। डेमेट्रियस, इसे पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। ये कौन सा था? यह हिंद यूनानी अर्थात यूनानी शासक था। ये भारत में आकर बस गए इसलिए इन्हें हिंद यूनानी भी कहा जाता है। और दूसरा मिनांडर था। कौन था? मिनांडर दूसरा आया हुआ था। तो मिनांडर को भी क्या, मिनांडर भी हार गया था किससे? पुष्यमित्र शुंग से। और मिनांडर को कौन? नागसेन ने क्या दिया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दी थी। तो ये दोनों शासक डेमेट्रियस और मिनांडर भारत आए हुए थे। अगले फैक्ट है इसके बारे में। देखिए इसमें दो चीज़ें हमने पढ़ लिया कि हिंद यूनानी शासकों में दो शासक कौन कौन सा? डेमेट्रियस और दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका मिनांडर। ये दोनों किसके समय में आक्रमण किए थे भारत पर? तो ये दोनों आक्रमण किए थे पुष्यमित्र शुंग के समय में। नागसेन, देखिए जो मिनांडर आया था, मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और इसकी जो जानकारी मिलती है किसकी? तो मिनांडर के आक्रमण और मिनांडर द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया जाना। ठीक है। और मिनांडर के प्रश्न, ठीक है, मिनांडर ने प्रश्न किया था जो किससे? मिनांडर के प्रश्न। तो मिनांडर के प्रश्न और आपको नागसेन के उत्तर, इन दोनों की बुक हम आपको बता चुके हैं। कौन सा? मिलिंद पन्हो। कौन सा? मिलिंद पन्हो। ये पहले अगर आप क्लास देखे होइएगा अच्छे से आपको याद भी होगा। मिलिंद पन्हो। ठीक है। तो मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर एक इस बुक में है, मिलिंद पन्हो। और इसी बुक से हमें हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी भी मिलती है। इसमें देखिए हिंद यूनानी शासकों की कुछ विशेषताएं थी जो कि आपको याद रखना है। देखिए ये यवन थे, मतलब कि यूनान से आकर भारत में बसे थे। कहाँ से थे? ये मूलतः यूनान के थे। कहाँ के? यूनान के थे। और यूनान से आकर ये भारत में बसे थे, इसलिए इन्हें हिंद यूनानी शासक भी कहा जाता है। ठीक है। इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी। क्या? काली मिर्च इन्हें बहुत पसंद थी, इसलिए इन्हें काली मिर्च को, ठीक है, काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता है। काली मिर्च को क्या कहा जाता है? यमन प्रिय। यमन प्रिय। तो यह यमनों को बहुत ही अच्छी लगती थी या उन्हें पसंद थी, इसलिए इसे काली मिर्च को यमन प्रिय भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यमन प्रिय भी कहा जाता है काली मिर्च को। यूनानियों ने पहली बार चित्रित सोने के सिक्कों चलाया था। देखिए भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलाया था? तो सबसे पहले यूनानियों ने ही क्या चलाया था? सोने का सिक्का चलाया था। अब आएगा सोने का सिक्का, सबसे पहले यूनानी ने, उसे प्रचार कौन किया? तो कुषाणों ने इसे प्रचार किया। और सर्वाधिक सोने का सिक्का पूछेगा तो सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त वंश वाले ने चलाया था। कौन? गुप्त वंश वालों ने। तो सोने के सिक्का में तीनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है।
हिंद यूनानी शासकों ने सोने का सिक्का का प्रारंभ करवाया, कुषाण शासकों ने इसे प्रचलन में लाया और सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चलवाया था। ये आगे आपको मिलेगा भी। चलिए अब थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, यूनानियों ने भारत में क्या क्या किया था। देखिए सोना का सिक्का चलवाया था, ज्योतिष की शुरुआत यूनानियों ने ही भारत में की थी। भारत में ज्योतिष की शुरुआत यूनानियों ने ही की थी। यूनानियों ने भारत में खगोल, कौन कौन सा खगोल, देखिए ज्योतिष जो भी है खगोल से ही जुड़ा हुआ है, खगोल विज्ञान से ही, तो खगोल और गणित, कौन कौन सा खगोल, गणित तथा समय का गणना प्रारंभ करवाया था। समय का गणना भी कौन प्रारंभ करवाया था, तो ये प्रारंभ को किसने करवाया था, यूनानियों ने। तो ये हमने कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर ली यूनानियों के बारे में। अब हम ISPK में दूसरा वंश, देखिए आई से यूनानी, हिंद यूनानी, या आई से इंडो ग्रीक, एस से शक के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद पहला और फिर कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं शक शासकों के बारे में पढ़ने के लिए। यहाँ हम शुरू करने वाले हैं शक शासकों के बारे में। तो शक शासक कहाँ के थे, तो शक शासक मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से, मध्य एशिया से भारत आए थे। ये भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये सभी जो हम ISPK आपको बता रहे हैं, ISPK, तो ये जो ISPK है ना, ये कहीं भी कोई भी भारत का नहीं था। ये कहाँ से आए थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी थे ISPK वाले। ISPK में क्या है, इंडो ग्रीक, एस से शक, पी से पहला और के से कुषाण। तो ये ISPK आपको याद रखना है। आई के बारे में पढ़ लिया, हम शक के बारे में पढ़ रहे हैं। शक जो मूलतः कहाँ से थे, तो शक मूलतः मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। देखिए शक राजाओं को क्या कहा जाता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शक जो राजा थे, देखिए शक राजा थे, उनको क्षत्रप कहा जाता था। क्या, क्षत्रप कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। ये कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से, मध्य एशिया से, तो मध्य एशिया से आए थे, इन्हें क्षत्रप कहा जाता था। शक शासकों में बहुत सारे शासक हुए। कौन कौन से शासक हुए, देखिए पहले तो ये जानना पड़ेगा ये बसे कहाँ से। जब भारत में आए तो ये 5 जगह पे बसे थे। कहाँ कहाँ, 5 जगह पे। कहाँ कहाँ, पहला कंधार, ध्यान रखिएगा कंधार, दूसरा तक्षशिला, तक्षशिला 2 जगह हो गया। तीसरा आपको हो जाएगा मथुरा, कौन कौन सा, मथुरा। चौथे जगह इन लोगों का था उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैन। ठीक है, और 5वां था नासिक, महाराष्ट्र का जो नासिक है वहाँ पे। तो ये 5 जगहों पे बसे हुए थे। ठीक है, तो कौन बसे हुए थे, ये शक शासक। तो इस शक शासकों के भारत में कितने शाखाएं थी, या कितने जगहों पे, तो 5 जगहों पे थी। ठीक है, अब इन लोगों की विशेषताएं जान लेते हैं। शक शासक, देखिए मथुरा के राजुक शाक को, मथुरा में जो शक शासक था उसको, मथुरा वाले को एक मालवा के शासक ने, कब, मथुरा वाले को, जो मथुरा में शक शासक था उसको मालवा के शासक ने 57 BC में, कब, 57 ईसा पूर्व में, नहीं 57 BC, बैक टू जीसस क्राइस्ट में पराजित कर दिया। मतलब 57 ईसा पूर्व में इसे पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। इस उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। कौन, विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो विक्रम संवत की शुरुआत मालवा के शासकों द्वारा किया गया, जिसने मथुरा के शक शासक, कौन सा, मथुरा के शक शासक, मथुरा वाले जो शक शासक थे राजुक, मथुरा के शक शासक राजुक को पराजित करके, किसने, तो मालवा के शासक ने मथुरा के शक शासक राजुक को पराजित करके विक्रम संवत उनके मतलब क्या उन्हें जीतने के उपलक्ष्य में क्या लगाया था, विक्रम संवत चलाया था। क्या चलाया था, विक्रम संवत चलाया था। कब चलाया था, तो 57 ईसा पूर्व में। तो ये आपको याद रखना है कि मालवा के शासक ने मथुरा शक नरेश राजुक को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी 57 ईसा पूर्व में, और विक्रम संवत चलाया था। तो विक्रम संवत कब और किसने चलाया, ये आपको कंफर्म हो गया होगा। देखिए विक्रम संवत पहले भारत का कैलेंडर था। भारत के संविधान में पहले कौन सा कैलेंडर था, तो यही विक्रम संवत ही भारत के संविधान में पहले कैलेंडर था, विक्रम संवत। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रम संवत भारत का में कैलेंडर कब था। तो देखिए भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, कौन सा, विक्रम संवत। किंतु 1957 में 1957 में
इसे शक संवत को अपना लिया गया, इसे हटा दिया गया 1957 में और शक संवत को भारतीय संविधान में लागू किया गया। तो अभी वर्तमान में कौन सा है, शक संवत है। और उस समय कौन था, आज़ादी के समय से 1957 तक विक्रम संवत अपनाया गया था। आप देखे होइएगा कि जब हम संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर को, उसमें संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है 26 नवंबर और उसके आगे विक्रम संवत कुछ करके लिखा गया है। तो आप वहाँ से अच्छे से जाकर एक बार देख भी सकते हैं। तो वह पहले क्या था, विक्रम संवत था, अभी वर्तमान में शक संवत है। तो शक संवत को कब अपना लिया गया, तो 1957 में शक संवत को अपना लिया गया। शक संवत कौन चलाया था, तो शक संवत अभी आगे मिलेगा, इसे कनिष्क ने चलाया था। किसने, कनिष्क ने। तो हमने देखा कि शक संवत अर्थात शकों को हराने के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चालू किया गया, शकों को किसने हराया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसे हराया किसने था, तो मथुरा वाले शक को हराया था। किसने, तो मथुरा वाले शक को कहाँ के, मालवा के राजा ने हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके विक्रम संवत चलाया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, ये क्वेश्चन आपको 100% याद रखना होगा क्योंकि ये पूछता है। शक वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन। यह सबसे प्रतापी था। इसे वास्तविक संस्थापक आप बोल सकते हैं। यह कहाँ का शासक था, तो यह उज्जैनी का था। उज्जैन में जो क्या था, उज्जैन में आपका जो शक संवत बसे हुए थे उनका शासक रुद्रदामन था और यह सबसे प्रतापी शक शासक था। ठीक है। रुद्रदामन से हम आपको बता चलें कि रुद्रदामन, जब हम सातवाहन पढ़े तो आपको बताए थे कि रुद्रदामन ने सातवाहन शासक बीपीपी वशिष्ठी पुत्र पुल्लमावी को पराजित किया था। याद होगा आपको, कहाँ से हम बताए थे, वशिष्ठी पुत्र पुल्लमावी। वो कौन सा वंश का था, तो सातवाहन वंश का था। सातवाहन वंश आपको बताए थे कि वशिष्ठी पुत्र पुल्लमावी को रुद्रदामन ने पराजित किया था। उसके बाद है रुद्रदामन का क्या, रुद्रदामन के, अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो रुद्रदामन का एक गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में। ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है। कहाँ मिला है यह जूनागढ़ अभिलेख, जो मिला है गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में। कहाँ, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में आपको जूनागढ़ अभिलेख मिला है। ध्यान रखिएगा, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर, पहाड़ी का नाम आपको बस याद रखना है। गुजरात के, देखिए जूनागढ़ अभिलेख यहाँ लिखा हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख मिला कहाँ है, तो जूनागढ़ अभिलेख आपको मिला है गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार पहाड़ी पर। कहाँ, गिरनार, गिर पहाड़ी आपको याद रखते हैं, गिरनार पहाड़ी पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है। इसका विशेषता क्या है, यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में सिर्फ इसी टॉपिक से, इसके जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में है, तो यह सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख है, सबसे प्राचीन या प्राचीनतम अभिलेख है। किसका, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सर्वप्राचीन, सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख में ध्यान रखिएगा, इस अभिलेख में आपको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जिन्होंने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आपको पता है कि जो जूनागढ़ अभिलेख है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गुजरात में। इसी के बारे में दिया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। उसमें लिखा गया है कि मैं रुद्रदामन एक झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ या मरम्मत करवा रहा हूँ, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ये रुद्रदामन ने अपना नाम उसमें किस रूप में लिखा है, तो रुद्रदामन का नाम इसमें निर्माणकर्ता नहीं बल्कि उसकी मरम्मतकर्ता के रूप में लिखा गया है। और उसमें लिखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सरकारी खर्चों पर यह झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। किससे संबंधित है, तो सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त में। यह सर्वप्राचीन, सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसलिए यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सबसे पहले इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अशोक ने यहाँ से नहरें भी निकलवाई थी। इसके जीर्णोद्वार अर्थात रुद्रदामन ने इसका मरम्मत करवाया था। रुद्रदामन ने इसका मरम्मत करवाया था, रुद्रदामन ने। ठीक है,
उसके बाद है गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने भी इसका निर्माण करवाया था। तो इस तरह से आपको इसे ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख, यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि किस अभिलेख से पता चलता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा, हम करवा भी चुके हैं पहले, किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य विस्तार था वो पश्चिमी भारत अर्थात मौर्य वंश का जो विस्तार था वो पश्चिमी भारत था, यह किस अभिलेख से पता चलता है? तो यह जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। कौन सा? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था कहाँ तक था? पश्चिमी भारत में गुजरात तक था। क्योंकि उसमें लिखा गया कोई भी कहीं निर्माण करवाता है, सरकारी खर्च पर निर्माण करवाता है तो क्या होगा, वो राजा ही करवाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ हमने अब क्या क्या देखा, तो हमने दो चीज़ें देखा। पहला शक संवत नहीं, बल्कि हमने क्या देखा, इसी शकों को हरा करके क्या चला था, विक्रमी संवत चला था। ठीक है, विक्रम संवत चला था। इसमें संस्कृत जो है, देखिए संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे कि संस्कृत जो है देवनागरी लिपि और ब्राह्मणी लिपि का आधुनिक रूप जो है देवनागरी हो गया है। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान में जो देवनागरी लिपि है उसमें कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो हिंदी और संस्कृत, ये दोनों किस में लिखी जाती है? हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त शासकों ने, देखिए ये जो शक है, शक के बाद आपको पहलव और उसके बाद कुषाण, इनके बाद आएंगे गुप्त शासक। गुप्त शासकों ने क्या किया था? गुप्त शासकों ने शकों का पूर्णतः पतन कर दिया था। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि शक शासकों, देखिए शक शासकों को हराकर विक्रम संवत चला था। कौन सा? विक्रम संवत। तो चूंकि यह इनके हराने के पक्ष में था, इनके हराने के कारण चला गया था विक्रम संवत, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते थे शक शासक। लेकिन कनिष्क ने जो क्या चलाया था, कनिष्क ने जो शक संवत चलाया था, कौन सा? शक संवत। तो इसी शक संवत को ये लोग यूज करते थे। किसको? शक संवत को, कनिष्क द्वारा चलाए गए शक संवत को। कौन सा? शक संवत को शकों ने इतना उपयोग किया कि इसका नाम शक संवत पड़ गया। शक शासकों ने 78 इसमें प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसका नाम ही शक कैलेंडर पड़ गया। कौन सा कैलेंडर? शक कैलेंडर पड़ गया। अब यहाँ हम थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में देख लेते हैं। पहला है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर, यह अंग्रेजी कैलेंडर है जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। यह सूर्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित है। सूर्य एक साल में एक चक्कर लगाता है, तो ये भी 365 दिन का एक साल होता है। तो ये किस पर आरंभ है? ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। इसका प्रयोग सर्वाधिक, पूरे विश्व में सबसे अधिक इसी का प्रयोग होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जब हम आज ये वीडियो बना रहे हैं तो आज 22 फरवरी 2022 है, मतलब ये 22 फरवरी 2022 है, 22/2/2022 है। ठीक है, ये आज हम वीडियो बना रहे हैं इस दिन का, सॉरी आज 22 नहीं है, आज इसके पहले ही होगा, लेकिन 22 को ये बनाना था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब हमने किसको देखा? ग्रेगोरियन कैलेंडर को। इसके बाद हमने देखा विक्रम संवत, ये आपको बता चुके हैं कि इसके मालवा शासक विक्रमादित्य चौथा ने, विक्रमादित्य की इसने उपाधि धारण की थी। किसको हरा करके? तो शक शासक को हरा करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसका नाम पूर्णतः था विक्रमादित्य चतुर्थ। और इसने 57 ईसा पूर्व में, कब? 57 ईसा पूर्व में कौन सा कैलेंडर? तो विक्रम संवत क्या किया था? शुरू किया था। ये हो गया विक्रम संवत के बारे में। हमने पहले देखा कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके बाद विक्रम संवत। अब हमारा बच जाता है शक संवत। शक संवत चलाया किसने था? तो देखिए शक संवत चलाया था कनिष्क ने। कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के 78वें, देखिए कनिष्क ने 78 ईस्वी, ये देखिए बीसी नहीं है, ये एडी है, 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक, कब इनका राज्य जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय कनिष्क ने क्या चलवाया था? तो कनिष्क ने कौन सा कैलेंडर चलवाया था? कनिष्क ने शक संवत चलवाया था। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कनिष्क ने क्या चलवाया था? शक संवत चलाया था। यह जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से शक संवत 78 साल पीछे है, क्योंकि
78 ईस्वी में, कब देखिए 78 ईसा पूर्व ईस्वी में कब चलो, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं, ये शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में, तो ऑलरेडी ये 78 साल पीछे है, ठीक है। तो अगर शक संवत में हमको कुछ निकालना है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल क्या कर देंगे, पीछे सब्ट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे। अब ये तीनों हो गया हमारा, देखिए ये इस तरह से हो गया तीनों कैलेंडर के बारे में। अब हमने 3 चीज़ें यहाँ देखा, कौन कौन सा, तो हमने पहले आई, तो आई फॉर इंडो ग्रीक, एस फॉर शक, पी फॉर पहलव के बारे में अब देखेंगे, या हमने तीनों कैलेंडर के बारे में भी पढ़ लिया है। तीनों कैलेंडर आपको ध्यान रखना है, तीनों कैलेंडर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम चलते हैं पी फॉर पहलव के बारे में पढ़ने, किन के बारे में, पहलव के बारे में, और उसके बाद हम कुठार के बारे में पढ़ेंगे। पहले पहलव, उसके बाद कुषाण। देखिए पहलव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपको छोटी सी चीज़ें आपको याद रखना है, छोटी सी, मतलब बस ये याद रखना कि पहलव आए थे, पहले थे कौन, तो देखिए पहलव थे कौन और कहाँ से आए थे। पहलव मध्य एशिया के निवासी थे, कहाँ से, पहलव भी नहीं सॉरी देखिए कुषाण मध्य एशिया से आए थे, और फिर इससे पहले जो हमने बताया शाक के, ये भी मध्य एशिया से भी ही आए थे। लेकिन अभी हम पहलव बताने जा रहे हैं और पहलव के बारे में आपको अलग से बताएंगे। पहलव जो थे ईरान, फारस या पर्सिया के थे। ईरान का ही नाम है फारस या पर्सिया। ये कहाँ के थे, फारस या पर्सिया के थे कौन, पहलव, ठीक है। पहलव कहाँ के थे, फारस, पर्सिया या ईरान के थे, इसलिए इन्हें पर्सियन भी कहा जाता है। क्या, पर्सियन भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये पर्सिया के थे। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर को बनाया। पेशावर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, जिसे का नाम पुरुषपुर था। क्या था, पुरुषपुर था। पुरुषपुर अभी वर्तमान इसका नाम पेशावर है। इस वंश का संस्थापक मिथ्रेडेट्स था। कौन था, मिथ्रेडेट्स था। इस वंश के सबसे योग्य शासक गोंदो फर्मिस थे, जिनका पाकिस्तान से तख्त है बड़ी अभिलेख मिला है। पाकिस्तान से तख्त है बड़ी अभिलेख मिला है। यह खरोष्टी लिपि में इनके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट भारत आया था। कौन, सेंट जो है पुर्तगाल का ईसाई प्रचारक भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला धर्म प्रचारक था, ईसाई प्रचारक था। भारत आने वाला प्रथम धर्म प्रचारक कौन था, सेंट था। तो ये हो गया पहलव वंश के बारे में छोटी सी जानकारी। पहलव से क्वेश्चन नहीं पूछता है, उनका शासन ज़्यादा दिन नहीं था। अब है कुषाण वंश के शासक में, ISPK में हम चलेंगे अब कुषाण, के फॉर कुषाण वंश के बारे में। कुषाण का जो संस्थापक था वो कौन था, तो कुडुल कडफिसस। कौन था, कुडुल कडफिसस था कुषाण वंश का संस्थापक, कुडुल कडफिसस। ध्यान रखिएगा कुडुल कडफिसस, यहाँ कुडुल से आप याद रख सकते हैं कि कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुडुल कडफिसस था। कुषाण वंश भी मध्य एशिया से आए थे। कहाँ भारत में आए थे, ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। कुषाण वंश के जो शासक थे वो मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे, ठीक है। कुषाण वंश से संस्थापक कुडुल कडफिसस थे, आपको हमने बता दिया। इन्होंने तांबे का शीशा चलवाया। कुडुल कडफिसस ने तांबा का शीशा चलवाया था। कौन सा, तांबा का सिक्का। लेकिन अभी आगे हम देखेंगे इन्होंने सोने का सिक्का भी चलवाया था। कुडुल कडफिसस के बाद एक और शासक हुआ भीम कडफिसस। कौन सा, भीम कडफिसस। कुडुल के बाद भीम कडफिसस, और इसने सोने का सिक्का चलवाया था। क्या, सोने का सिक्का चलवाया। यह शिव भगवान को मानता था, भगवान शिव में इनका विश्वास था कि इनका भीम कडफिसस शिव भगवान को मानता था, किसको, शंकर भगवान को, और इसने सोना का सिक्का चलवाया था। इसके बाद आता है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। तो देखिए ये दोनों आपको भीम कडफिसस और कुडुल कडफिसस याद रहे ना याद रहे, लेकिन आपको कनिष्क को याद रखना पड़ेगा। कनिष्क 78 ईस्वी में अपने गद्दी पर बैठा। क्या बैठा, गद्दी पर। और गद्दी पर बैठने, राजगद्दी पर बैठने या अपने जो राज्याभिषेक के अभिलेख में इन्होंने शक संवत चलवाया था। कब, 78 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है शक संवत कनिष्क ने चलवाया था 78 ईस्वी में। शक से आपको यह ध्यान रखना है कि इसे नाम इसका शक इसलिए पड़ा कि इसमें इसका शकों ने सबसे ज़्यादा उपयोग किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने अपनी राजधानी को पेशावर बनवाया था। क्या, पेशावर, जब इस संस्कृति राजधानी इसका मंदूस था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र पर इसने आक्रमण किया था कनिष्क ने। कब, पाटलिपुत्र पर कनिष्क ने आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र पर। ये बहुत ही मतलब क्या बोले आक्रमणकारी शासक भी था। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और यहाँ से भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध का भिक्षा पात्र, कौन सा, बुद्ध का भिक्षा पात्र, ध्यान रखिएगा, बुद्ध का भिक्षा पात्र ले गया, जिसमें भगवान बुद्ध क्या करते थे, भिक्षाटन करते थे। तो वो बुद्ध का भिक्षा पात्र ले कौन ले गया, तो बुद्ध का भिक्षा पात्र
अपने साथ ले गया। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के साथ साथ में इसमें दार्शनिक मतलब यहाँ के शिक्षक अश्वघोष को भी अपने साथ ले गया। तो दो चीजें, पाटलिपुत्र से अश्वघोष को, अश्वघोष ये वही अश्वघोष थे जो चौथे बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे। तो चौथे बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष अश्वघोष को अपने साथ ले गया पाटलिपुत्र आक्रमण करने के बाद। साथ ही यहाँ से बौद्ध का भिक्षा पात्र, बौद्ध भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र भी अपने साथ ले गया था। तो दो चीजें पाटलिपुत्र से यह ले गया। उसके बाद इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति भी इसके शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास मतलब कि 100 ईस्वी के आसपास हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए प्रथम, इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि ये जो है 4 ट्रिक भी है, अकाक, अजातशत्रु, काला अशोक, ठीक है, अजातशत्रु, काला अशोक, अका, फिर अक और अकौर, फिर अशोक और कनिष्क। तो इस तरह से कनिष्क ने चौथा, पहला अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, अशोक और कनिष्क। इस तरह से आपको याद रखना। महाकश्यप प्रथम हो गया, दूसरा थे आपको शाबकमीर, तीसरा जो है इसका अध्यक्ष मेघालीपुत्र से। चौथा का आपको कमेंट करके बताना, चौथा हम नहीं बताएंगे। 3 हमने बता दिया, ये होगा था 483, 383, ठीक है, ये हुआ था कल, देखिए 383, 256 और ये ईसा की प्रथम शताब्दी। तो ये हो गया चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो बौद्ध संगीति यहाँ आपको रिवीजन भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि इसका नाम द्वितीय अशोक भी था। क्या? तो किसका नाम अभी हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम कनिष्क का नाम द्वितीय अशोक भी था, द्वितीय अशोक। तो अगर द्वितीय अशोक कहीं दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कनिष्क का ही नाम द्वितीय अशोक था, ठीक है। इसलिए चीन द्वारा बनाए गए रेशम मार्ग पर अधिकार कर दिया था। तो चीन द्वारा बनाए गए रेशम मार्ग पर अधिकार किसने किया था? भारत के शासक कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क। ये बहुत ही प्रतापी राजा था। इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुई थी। पटना से इसने अश्वघोष और भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र ले गया था। चरक इसके समय, इसके जो ये जो जब राजा था तो इसके समय में कौन कौन से इसके दरबारी विद्वान थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कनिष्क के शासन में कौन कौन से इसके दरबारी विद्वान थे। तो चरक वैद्य थे, नागार्जुन जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। देखिए नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में, किसमें? माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिकता का सिद्धांत की चर्चा की है। इनकी एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, जिसमें इन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टीन ने बाद में जाकर किया था, इसकी चर्चा नागार्जुन ने अपने पुस्तक में पहले ही कर दी थी। कौन से पुस्तक? तो माध्यमिक सूत्र में। कौन से? माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन ने पहले ही कर दी थी। इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चरक ने चरक संहिता लिखी जो कि चिकित्सा से संबंधित है। चरक क्या थे? एक डॉक्टर थे। अच्छा, डॉक्टर से याद आया कि आपको यहाँ कमेंट करके बताना है कि भगवान बुद्ध के सेवा में बिंबिसार ने किस डॉक्टर को नियुक्त किया था, किस डॉक्टर को नियुक्त किया था, आपको उसका कमेंट करके बताना है। पार्स और वसुमित्र भी इसके विद्वान, इसके क्या रहने वाले, इसके सभा में रहने वाले विद्वान थे। चरक ने चरक संहिता लिखा है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है। तो इन सभी के द्वारा लिखे गए पुस्तकों को भी आपको याद रखना होगा। नागार्जुन ने सापेक्षिकता सिद्धांत दिया था, इसी ने भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे, बौद्ध धर्म में जो शून्यवाद था वो इससे परिचित थे। चौथी संगीति जब इसी के शासन में हुई थी, कनिष्क या द्वितीय अशोक के काल में चौथी संगीति, इसी में जो बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। बाद में जाकर हीनयान भी 2 भागों में बढ़ गया। महायान वो था जिसमें महान विचारधारा बौद्ध के द्वारा माना गया, हीनयान वो था जो बौद्ध धर्म की हीन भाषाओं को मानते थे, उन्हें हीनयान कहा गया, ठीक है। तो महायान, हीनयान और बाद में होगी एक और हीनयान में एक और ब्रजयान भी इसमें फूट करके, मतलब 3 भाग बढ़ गए। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में कितने भाग? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 भाग। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कनिष्क ने आपको बता ही दिया कि कनिष्क ने क्या किया था, रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इसी समय अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज की। देखिए मानसून की खोज किसने की थी? तो अरब के यात्री हिप्पालस ने मानसून की खोज की थी। और उसने बताया कि भारतीय जो मानसून, भारत में जो बारिश होती है मानसून के कारण होती है, और यह पश्चिमी विक्षोभ द्वारा आता है। पश्चिम से आने वाली या दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत में
ठंडियों में वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेशम मार्ग जो है चीन के रेशम मार्ग को यूरोप तथा फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग को किसने कंप्लीटली इस पे द्वितीय अशोक या कनिष्क ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो कनिष्क के समय में इसके वास्तुकला का भी बहुत अच्छे से विकास हुआ था। कौन कौन सा वास्तुकला, तो हम एक बार वास्तुकला देख लेते हैं। इसके समय में गांधार शैली का कला का सर्वाधिक विकास हुआ। देखिए इसका शासन भी उसी तरह था, कश्मीर के साइड मतलब पूरे पाकिस्तान के साइड ही इसका शासन था, तो कश्मीर और पाकिस्तान के साइड। तो इसने देखिए विकास किधर होगा, तो विकास भी उधर ही ज़्यादातर हुआ। तो कौन सा विकास, देखिए गांधार शैली पाकिस्तान से संबंधित है, गांधार साइड। तो गांधार शैली सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, तो गांधार शैली का सर्वाधिक विकास, गांधार शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय, किसके समय, कनिष्क के समय हुआ था सबसे गांधार शैली का विकास। इसे मिश्रित शैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें यूनानी, मौर्य तथा शुंग कलाएं भी विकसित हुई थी। इसमें अन्य भी हुई थी जैसे यूनानी, मौर्य और शुंग कला भी विकसित हुई, इसलिए गांधार शैली को मिश्रित शैली भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस कला में देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी है। सर्वाधिक मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की बनी है, सर्वाधिक मूर्तियाँ किसमें, गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की, किसकी, महात्मा बुद्ध की। और यह बनी किसकी थी, तो ये काले पत्थर की, काले पत्थर की अगर कहीं मूर्ति बनी हुई है तो आप समझ जाइएगा कि वो महात्मा बुद्ध के, मतलब महात्मा बुद्ध की अगर कहीं भी काले पत्थर की बनी हुई मूर्ति मिलती है तो आपको समझ आना है कि वो किसका है, तो गांधार शैली में बना हुआ मूर्ति है। इसके बाद इसके समय में मथुरा शैली का भी विकास हुआ था, किसका, मथुरा शैली का भी विकास हुआ था कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में मथुरा शैली को भी विकास हुआ था। इसे देसी शैली भी कहा जाता है क्योंकि यह स्वदेश में विकसित हुआ था। मथुरा शैली स्वदेश में विकसित होने के कारण इसे देसी शैली भी कहा जाता है। इसमें भी मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की ही बनी थी। इसमें लाल रंग का पत्थर उपयोग हुआ था। तो और काला रहेगा तो देखिए काला से आपको याद रखना है गांधार, गांधार अगर काला रहेगा तो गांधार शैली, और लाल पत्थर से बना हुआ मिलेगा तो मथुरा शैली, लाल से बना हुआ रहेगा तो मथुरा शैली। इसके बाद है अमरावती शैली। तो अमरावती किसको, दक्षिण भारतीय राज्य को अमरावती कहा जाता है। ये हो गया आपको दक्षिण भारत, इस इधर जो विकसित हुआ इसे अमरावती शैली कहा जाता है। इसका विकास आंध्र प्रदेश में हुआ सातवाहन काल में। इसमें हिंदू देवी देवताओं की सामूहिक मूर्तियाँ बनाई गई है, किसमें, आपको अमरावती शैली में। तो इसमें हमने तीनों शैलियों के बारे में भी पढ़ लिया, और साथ ही हमने इसमें हमने ISPK को भी देख लिया। ISPK सबसे इम्पोर्टेंट इसमें के था, के फॉर कुषाण वंश, आई इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, एस फॉर शक और कुषाण इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। इन दोनों का आपको याद रखना है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। अभी हम इस टॉपिक से BPSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को आइए हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे BPSC द्वारा इस टॉपिक से ISPK मतलब कि हिंद यूनानी शासक द्वारा पूछे गए IS हिंद यूनानी, शक और पहला और कुषाण से पूछे गए प्रश्नों के बारे में देखेंगे, जो कि जहाँ से यहाँ से BPSC ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। देखिए आपको हम बता चुके हैं स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले भारत में कौन चलाया, तो IS मतलब कि हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाया था। ये इसने चलाया, प्रचलन में किसने लाया, तो आपको हम बताया शकों ने इसे प्रचलन में आया था। कौन सा शक शासक, तो शक शासक बीमा कटफिसल, दूसरा शक शासक बीमा, पहला कौन सा था, तो पहला शक शासक के बारे में हमने आपको बताया था, पहला कुडुल कटफिसल था और दूसरा बीमा कटफिसल था। बीमा ने क्या चलाया था, तो शक शासकों ने इसे प्रचलन में लाया था। शक शासकों ने स्वर्ण सिक्का का जो है प्रचलन में लाया था। सोना में ध्यान रखिएगा, चलाया किसने, हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले चलाया, शक शासकों ने इसे प्रचलन में लाया, मतलब इसके ज़्यादा इसका प्रयोग होने लगा शक शासकों के समय। और सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चलवाया था। किसने, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलवाया था। तो इन तीनों ऑप्शन को ध्यान रखना है, और तीनों से आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो सबसे प्रचलन का मतलब हुआ किसके समय में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा, तो शक शासकों के समय कब इसका प्रयोग किया जाने लगा। हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था। शक शासक किसके, बीमा कटफिसल के समय में
इस सर्वाधिक प्रचलन में है और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने का सिक्का या अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे भी ध्यान में रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर तो आप निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि आप इसका हमने पूर्णतः क्या कर दिया, व्याख्या कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमा कटफिसद। पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मेनांडर कौन था? तो यह शुंग के पुष्यमित्र शुंग के समय में ही यह हिंद यूनानी शासक था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। मेनांडर ने इसे यह भारत में हार गया था और इसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी थी, जिसका उल्लेख मिलिंद पन्हों में किया गया है। भीमा कटफिसद शक शासक दूसरे शक शासक था जिसने सोने सिक्का का प्रचलन में लाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, यह जीपीएस के नाम से इसे हम जानते हैं। यह सातवाहन वंश का एक अच्छा या बोले तो एक प्रतापी शासक था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कला की गांधार शैली निम्न में से किसके समय में सर्वाधिक फली फूली? तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि कला की गांधार शैली निम्न में से, तो निम्न को हटा देते हैं। कला की गांधार शैली सबसे पहले किसके समय? तो सबसे पहले कुषाण नहीं, अकबर नहीं, गुप्त नहीं, मौर्य नहीं, लेकिन होगा कौन इसमें? ई तो है नहीं। ध्यान से देखिए, ISP का हमको पढ़ा है हिंद यूनानी, S फॉर शक, K फॉर कुषाण। देखिए P से पहला और K से कुषाण। तो ISP के में कौन सा शासक आएगा? देखिए इसमें मौर्य काल में इस तरह का कोई भी चर्चा नहीं था, कोई भी शैली का विकास अच्छे से नहीं हुआ था। गुप्तों के समय में, गुप्तों के आने से पहले ही इस शैली का, गांधार शैली का विकास हो चुका था। कुषाणों के समय में, देखिए अकबर के समय में इसकी अपनी आरामबाग शैली वगैरह वगैरह चली थी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ से देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कला की गांधार शैली किस समय में फली फूली? तो कला की गांधार शैली सर्वाधिक कुषाणों के समय में। कुषाणों में किसके समय में? तो कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क शासक। कनिष्क कौन सा? कनिष्क कुषाण शासक था और इसके समय में कला की गांधार शैली सर्वाधिक फली फूली। कनिष्क का राजधानी कहाँ था? तो कनिष्क का राजधानी उधर पेशावर साइड में था। ठीक है, कश्मीर के पेशावर साइड में। ये उधर ही कश्मीर साइड में ही इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क बहुत ही प्रतापी राजा था। इसने रेशम मार्ग पर अधिकार भी कर लिया था। इसके समय मथुरा शैली और गुजरात की आरामबाग शैली, अमरावती शैली का भी विकास हुआ था। और देखिए गांधार शैली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका प्रचलन कुषाणों के समय में हुआ था। किसके समय में? कुषाणों के समय में हुआ था। और इसे मिश्रित शैली भी कहा जाता है। देखिए इसे थोड़ा सा व्याख्या भी है, इसको भी देख लीजिए। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनान कला से प्रभावित थी। गांधार जो कला शैली थी यूनानी, उसमें यूनानी और भारतीय मिश्रित थी, इसलिए इसे मिश्रित शैली भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही आपको कला में ये भी ध्यान में रखना होगा कि अमरावती शैली का विकास भी थोड़ा सा इसके समय में होता है, लेकिन दो शैली गांधार और मथुरा शैली इनके सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय में हुआ था। ये हो गया बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछा है, कश्मीर में आयोजित की थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ? कुंडल वन में। किसकी अध्यक्षता में? तो यह अध्यक्षता आपको कमेंट करके बताना है। कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो अर्थात अजात शत्रु पहला, काला अशोक दूसरा, अशोक तीसरा और कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीति हुई थी। तो यह इस तरह से आपका इसका सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, इसका सी ऑप्शन। पहला अजात शत्रु, पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। अध्यक्षता देखिए, पहला अध्यक्ष महाकश्यप, पहला का महाकश्यप, दूसरे का शाबकमीर, तीसरे के अध्यक्ष क्या थे? तो तीसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष है मेघालीपुत्र तीस। कौन? मेघालीपुत्र तीस। चौथा को आपको कमेंट करके बताना है, तीन आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये हुआ कब था? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में नहीं, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में राजगिरी में हुआ था। कहाँ? राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय काला अशोक के समय में वैशाली में हुआ था। द्वितीय काला अशोक के समय में वैशाली में हुआ था।
इसके अध्यक्ष है साबक भी। तृतीय अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका अध्यक्ष है मेघालीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति, क्या चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के समय में या अशोक द्वितीय के समय में। और इसके जो अध्यक्ष है अश्वघोष थे, अश्वघोष या वसुमित्र, ध्यान रखिएगा, वसुमित्र या अश्वघोष, ये आपको ध्यान रखना है। अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अश्वघोष इसमें अध्यक्ष थे और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो ये बीपीएससी द्वारा पूछे गए और आगे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने ISPK के बारे में पढ़ा, हिंद ईरानी शासक, शक शासक, पहलव शासक और कुषाण शासक। साथ ही इसमें हमने बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको गुप्त वंश के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।